हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसका हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित स्वभाव सूचक भूतकालिक क्रिया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित स्वभाव सूचक भूतकालिक क्रिया। चलिए इसका पहचान देखते हैं हम। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता था, ते थे, ती थी या क्रिया का अंतिम मात्रा आ, ई, ए रहता है, वह हिंदी वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य कही जाती है। फिर से देखिए, जिस हिंदी वाक्य में ये हिंदी वाक्य है, इसका क्रिया का, ये क्रिया है, जाता है क्रिया है, तो कह रहा है जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता था, ते थे, ते ती थी या क्रिया का अंतिम मात्रा आ, ई, ए रहता है, वह हिंदी वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य कही जाती है। जैसे राम विद्यालय जाता था, अब इसका देखिए अंतिम अक्षर ता था। दूसरे वाक्य देखते हैं, जैसे वह अपने पिता को पत्र लिखता था, इसका अंतिम अक्षर ता था। फिर देखिए तीसरी वाक्य, हमने पाठ याद कर लिया, अब यहाँ लिया का अंतिम अक्षर या है, यानी बड़ा आ, ये वाला आ, ली आ। फिर चौथा देखिए, वह विद्यालय गए, तो यहाँ देखिए गए का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम मात्रा ये है। फिर पांचवा देखते हैं, मैं शनिवार को राम के पास पत्र लिखा, तो यहाँ लिखा का अंतिम अक्षर आ है। इस प्रकार ये सब वाक्य जो हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य हो गई। चलिए अब इसके अनुवाद का नियम देखते हैं हम लोग, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो उपरोक्त जैसी हिंदी वाक्यों के जो ऊपर दिए गई हिंदी वाक्य हैं, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, इसका ये जो वाक्य शब्द दी गई हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। सब्जेक्ट चाहे जो हो प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ, जैसे राम विद्यालय जाता था, तो इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिसका सब्जेक्ट राम है। जब यहाँ क्रिया के पहले कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करेंगे, तो जो शब्द आपको उत्तर में मिलेगा वही कर्ता होगा। तो कौन जाता था, राम, तो आप यहाँ लिख लिए राम। अब फिर क्या करें, वर्ब का रहा चाहे जो हो, सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म में प्रयोग करना है। तो जाता का फर्स्ट फॉर्म है गो, और इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो इस प्रकार हो गया यहाँ वेंट। फिर विद्यालय जाता है, तो हमने आपको पहले बताया था जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाए थे, तो बताए थे आपको कि गो के बाद जो भी स्थान सूचक आप शब्द लिखेंगे उसके बाद टू का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो यहाँ वेंट है, उसका सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद भी आपको टू का प्रयोग करना है, तो हो गया टू स्कूल। फिर दूसरी वाक्य देखिए, वह अपने पिता को पत्र लिखता था, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद में क्रिया लिखेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी लिखता था, तो रोट हो गया। फिर उसके आगे चलेंगे, ये कर्ता लिखने के बाद हम लोग वाक्य के अंत में चले जाएंगे सीधे, और वाक्य के अंत से उल्टा ट्रांसलेट करते हुए ऐसे इधर की ओर आएंगे। तो अब हो गया पत्र। अब पत्र की अंग्रेजी लिखेंगे तो ए लेटर, ये आपका कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन आप पहली बार लिखोगे तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग हमेशा होता है, तो इसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। फिर पिता को, तो यहाँ देखिए जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताया भी था और लिखाया भी था। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो उसके पहले टू का प्रयोग हमेशा होता है। यहाँ देखिए इसलिए यहाँ टू का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो देखिए पिता यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है सजीव सूचक संज्ञा, ये सजीव हो गया, और डायरेक्ट मतलब होता है निर्जीव, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट एक साथ आप लिखोगे तो दोनों के बीच में टू का प्रयोग हमेशा होता है, ये आप जान लीजिए। कंपटीशन में ऐसे लिख के आएगी वाक्य, और यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ आपको खाली स्थान मिलेगा और यहाँ बगल में दिया रहेगा टू और फॉर, तो आपको यहाँ टू भरना पड़ेगा। तो ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। फिर चले देखते हैं तीसरी वाक्य,
हमने पाठ याद कर लिया, तो सबसे पहले कर्ता हमने यहाँ बी हो गया। अब याद कर लिया, याद कर लिया का मतलब होता है लर्नड, लर्न मतलब होता है याद करना, और लर्नड मतलब होता है याद किया या कर लिया। तो याद कर लिया, क्या याद कर लिया? पाठ। तो आवर लेसन। यहाँ देखिए आगे यहाँ हम होना चाहिए, हमने अपना, यहाँ अपना होना चाहिए। अपना यहाँ नहीं है तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ अपना समझ लिए लिखा है, इसलिए यहाँ आवर का प्रयोग है। अगर यहाँ अपना नहीं है तो इसको आप रिमूव कर देंगे, या तो फिर यहाँ आप अपना लगा लेंगे तो यहाँ ये आवर रहने देंगे। फिर चौथी वाक्य हम लोग देखते हैं, वह विद्यालय गए, वह विद्यालय गए। तो ही वेंट टू स्कूल। फिर देखते हैं पाँचवा, मैं शनिवार को राम के पास पत्र लिखा। तो सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, कर्ता मैं है, मैं के लिए आपको आई लिखना है। फिर यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो राइट मतलब होता है लिखना, तो यहाँ रोट हो गया। उसके बाद में आपको फिर लिखना है पत्र, पत्र की अंग्रेजी ए लेटर हो गया। फिर राम के पास, अब यहाँ के पास के लिए आपको टू का प्रयोग करना है। फिर आपको यहाँ लिखना है राम की अंग्रेजी। अब यहाँ टू का प्रयोग क्यों हुआ? अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ रहेगा तो उन दोनों के बीच में टू का प्रयोग हमेशा होता है। उसके बाद में शनिवार को, ऑन सैटरडे। जब देखिए, जब आपको सप्ताह के दिन का नाम लिखना होगा कहीं पे, तो आप उसके पहले आन का प्रयोग हमेशा करेंगे। सप्ताह के दिन के नाम के पहले आन का प्रयोग हमेशा होता है, इसलिए यहाँ आन का प्रयोग हुआ है। चलिए, इस प्रकार हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस।